किसान नेता, बुजुर्ग और मंच के सामने बैठे हुए सुन लो, काम की बात है। बुलंदशहर के और बुलंदशहर के अलावा जगह जगह से आए मेरे किसान भाइयों, मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों, ये जो तीनों कानून हैं, पहले आप ये समझे कि सरकार ने बनाए कैसे। इसको ऐसे समझने में थोड़ा सही लगेगा कि मानो मेरे पास जमीन है, मेरे पास मेरी जमीन का अधिकार है और आपके पास में आपकी जमीन का अधिकार है और मैं आपकी जमीन पर कब्जा कर लूं और कहूं कि ये तो मेरा खेत है, कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ही किया है। कैसे किया है? साथियों, इधर जितने भी लोग हैं, अगर आपको बात नहीं सुननी है तो आप सभा छोड़कर जा सकते हैं, नहीं तो आप सुनिए, क्योंकि जब आपकी पूरी पीढ़ी तबाह की जा रही है, जब आपकी पूरी जिंदगी तबाह की जा रही है, इस देश के किसानों नहीं, मजदूरों को भी यह सरकार दफन करने पर लगी है, तब आप बात भी नहीं सुन सकते ध्यान से। किस बात के लिए आए आप यहाँ? इसलिए बात सुनिए ध्यान से। माननीय मोदी जी ने ऐसा ही किया है। हमारे संविधान में केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है वो एक लिस्ट में दे रखे हैं। हमारे संविधान में राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बना सकती है वो भी उसी लिस्ट में दे रखे हैं। और हमारे संविधान में तीसरी भी एक लिस्ट दे रखी है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों कानून बना सकते हैं। ये जो कानून मोदी सरकार लेकर आई है, इसे बनाने का हक मोदी सरकार को नहीं है। इसे बनाने का हक केवल और केवल राज्यों की सरकारों को है। तो मोदी जी ने ऐसा ही काम किया, जो दूसरे का खेत है उस खेत पे कब्जा करके मोदी जी कह रहे हैं मेरा है। भाई, जब तुम्हें अधिकार ही नहीं है, ये राज्यों का विषय है, कृषि राज्यों का विषय है, मंडी मार्केटिंग ये राज्यों का विषय है, तो आपने बना कैसे लिया? क्यों बनाया आपने ये कानून? संविधान के अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में ये लिस्ट अलग अलग दे रखे हैं और राज्य की सूची में 14वें नंबर पर कृषि, 28वें नंबर पर मार्केटिंग, ये बहुत स्पष्ट रूप से दे रखा है। केंद्र के पास कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मोदी जी ने इस पे कानून बनाया। यह है पहला काम जो मोदी जी ने इन कानूनों को बनाकर गलत किया। दूसरा काम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कानून उस समय लेके आए जब पूरे देश को उन्होंने बंद कर रखा था। क्या जल्दी थी भाई? क्या किसानों ने आपसे ये कानून मांगा था? क्या नहीं मांगा ना? नहीं मांगा। क्या इसकी हमें जरूरत है? नहीं, हमें जरूरत नहीं है। लेकिन किसके लिए लेके आए हैं? उन उद्योगपतियों के लिए, अंबानी या अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए, जिनकी चौखट की गुलामी करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए लेके आए हैं। और कानून क्या है अब इसको समझो साथियों। मैं एक एक करके सारी चीजें बताता हूं आपको। ये कानून 3 हैं। एक कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें व्यवस्था है कि क्योंकि देश हमारा गरीब है तो कुछ चीजों पर नियंत्रण रखना पड़ता है, कंट्रोल रखना पड़ता है, ताकि देश के हर व्यक्ति को रोटी मिल सके, उसका पेट भर सके। इसलिए अनाज, चावल, आलू, प्याज,
ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार ने रोक लगा रखी थी। कोई भी व्यापारी इस सीमा से ज्यादा इनका स्टॉक नहीं कर सकता, इन्हें गोदामों में बंद करके नहीं रख सकता। इस कानून में बदलाव किया मोदी सरकार ने और कह दिया नहीं, केवल जब युद्ध चल रहा हो और जब भयानक महामारी हो, केवल उसी समय इन पर रोक लगाई जाएगी, अन्यथा कोई रोक नहीं होगी। व्यापारी जितना चाहे उतना अपने गोदाम में भर सकता है, अब रोक नहीं है, खत्म। एक कानून ये है। दूसरा कानून है, जो मंडी समितियां हैं, मोदी जी कहते हैं कि इन मंडी समितियों के साथ हम निजी मंडियां लेकर आ रहे हैं और किसान को ऑप्शन दे रहे हैं, यानी किसान को एक विकल्प दे रहे हैं, अपनी पैदावार जहां चाहे जिस जगह चाहे बेच ले, चाहे अमेरिका में बेच ले, चाहे लंदन में बेच ले, जर्मनी और इटली में बेच ले, इस मंडी में या उस मंडी में बेच ले। मैं एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहता हूं। हमारे देश में सरकार के हिसाब से 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं। सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं है, सरकारी आंकड़े। सरकार कहती है इन 14 करोड़ 64 लाख में से 85% गरीब किसान है, छोटा किसान है, यानी जिस पर 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, मतलब 5 एकड़ से कम जमीन जिस पर है, वो किसान छोटा किसान है सरकारी परिभाषा के अनुसार। ऐसे किसान 85%, यानी 12.5 करोड़ हमारे देश में छोटे किसान हैं। और कहते हैं कि ये छोटे किसानों के लिए कानून लेकर आए हैं, वो अपनी उपज को जहां चाहे वहां बेच ले। मैं भी किसान हूं, आप भी किसान हैं, मुझे बताएंगे कि कोई अपनी 5 कुंटल 10 कुंटल 8 कुंटल जो पैदावार है, गेहूं है, धान है, उसे बेचने के लिए लंदन जाएगा क्या? बड़ी अजीब बात है। जर्मनी जाओगे उसे बेचने के लिए या अमेरिका बेचने जाओगे? नहीं। इसका तरीका यह है कि किसानों के लिए मंडी उसके गांव से जितनी करीब हो उतना ही उसके लिए बढ़िया है, क्योंकि उससे ज्यादा वो जाएगा नहीं, जा नहीं सकता है। यह प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये व्यावहारिक चीजें हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कहीं भी आप चले जाओ उनके लिए मंडी लाए हैं। तो निजी मंडियों में मोदी जी का कहना है इस कानून के अनुसार, जो ये मंडी आपकी चल रही है, मंडी समिति, इनमें जो टैक्स लगता है 6%, कहीं 4% है, इस टैक्स की जरूरत नहीं है। और कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैन कार्ड है वो वहां जाके खरीदारी कर सकता है। इस चीज का असर क्या है जरा आप इसको समझें। जो मंडियों में 6% टैक्स लगता है वो किसान नहीं देता है टैक्स, उस टैक्स को व्यापारी देता है, जो खरीदता है वो किसान पर नहीं पड़ता, व्यापारी देता है। और टैक्स आपने खत्म कर दिया, इसका मतलब यह है कि सरकार को, राज्य सरकार को, जो इन मंडी समितियों से हजारों करोड़ रुपए की सालाना की इनकम होती थी, जिससे राज्य अपना खर्चा चलाते हैं, वो आपने खर्चा, वो टैक्स, उनकी इनकम जो है वो आपने खत्म कर दी। साथ में जो मंडियों में काम करने वाले लोग थे, जिनके लिए 6% में से 1% उनकी तनख्वाह के लिए जाता था, वो सारे के सारे बेरोजगार आपने कर दिए, क्योंकि रोजगार नहीं, मंडी में तो पैसा ही नहीं है। इसका उदाहरण कैसे? मोदी जी कहते हैं कि मंडियां नहीं बंद होंगी, मंडियां ऐसे ही चलती रहेंगी। जैसे एमएसपी को कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, इसे भी बताऊंगा। लेकिन पहले मंडियों की सुनो। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, वहां तो सब कुछ बढ़िया ही होना चाहिए। पिछले मई में ये जो कानून है, ये मॉडल एक्ट जो है मंडी का, ये लागू हुआ और उसके बाद मंडियों की क्या हालत है? मोदी जी कह रहे हैं मंडी बंद नहीं होंगी। मध्य प्रदेश में 259 मंडियों में से 47 मंडियां बंद हो गई। मध्य प्रदेश में 60% मंडियों में काम खत्म हो गया। मध्य प्रदेश में जो 298 उप मंडियां थी, यानी छोटी मंडियां थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई।
मोदी जी कहते हैं मंडियां बंद नहीं होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता हूं उस असली कानून पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, यानी कि किसान के और व्यापारी के बीच में जो जमीन पर फसल उगाने के लिए समझौता होगा, उसको समझो। एक एक चीज को ध्यान से समझना, और मैं आपको बताऊंगा कि पूरे देश को तबाह करेगा ये कानून, केवल किसान को नहीं, उसे मैं बताऊंगा। देखिए, ये जो कानून है 11 पेज का कुल कानून है, इसमें कुल 25 धाराएं हैं, और इस कानून में जो काम की धाराएं हैं वो मुश्किल से 12 या 13 हैं। धारा 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10, 11, 13, 14, 18, 19 और 20, बस इतनी ही धाराएं काम की हैं। बाकी पूरा जो कानून है किसी काम का नहीं। इसको समझे। अब इसको समझाता हूं। धारा 3, ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, और अगर किसी को समझ में नहीं आए, इस मीटिंग के बाद मैं शाम तक यही हूं, मेरे से समझना, क्योंकि आप समझेंगे तभी किसी को समझा सकेंगे, और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम सरकार के खिलाफ लड़ नहीं सकेंगे। इसलिए लड़ने के लिए इस कानून को समझना बहुत जरूरी है। धारा 3 में कहा गया है साथियों कि किसान के और व्यापारी के बीच में जो समझौता होगा, उस समझौते में, एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाएगा। नंबर 1, किसान उस समझौते के तहत अपनी जमीन पर कौन सी फसल उगाएगा, और जो फसल वो उगाएगा उस फसल की क्वालिटी, उसका ग्रेड, उसकी स्टैंडर्ड, ये अंग्रेजी के शब्दों पर ऐसा समझो कि कैसा जो फसल है वो कैसी चाहिए उसे, मोटे शब्दों में ऐसा समझो कि कैसी फसल उसे चाहिए जो वो एग्रीमेंट के तहत खेत में बोआ रहा। और इस फसल के लिए बीज, खाद, कीटनाशक, मशीनरी और टेक्नोलॉजी वो व्यापारी ही देगा, जिस व्यापारी के साथ में आपकी फसल का समझौता होगा। इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी ना बीज खरीद सकते हैं, ना खाद खरीद सकते हैं, ना कीटनाशक खरीद सकते हैं, ना मशीन खरीद सकते हैं। मतलब आप उस एग्रीमेंट के माध्यम से, उस समझौते के माध्यम से पूरी तरह से बंध गए और उस व्यापारी के कब्जे में आ गए। अब आपका अपना कुछ नहीं रहा। आज की तारीख में तो आपको लगता है यार बीज इस दुकान पर बढ़िया नहीं है तो दूसरी दुकान से ले लोगे। अगर लगता है खाद यहां पर महंगा मिल रहा है तो दूसरी जगह से ले लोगे। अगर लगता है मशीन यहां नहीं यार वहां ठीक है, सस्ती भी है, वहां से ले लोगे। कीटनाशक ये ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है, वो ले लोगे। एग्रीमेंट में के बाद नहीं लोगे आप। एग्रीमेंट के बाद आपकी ये स्वतंत्रता खत्म। आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा वो व्यापारी कहेगा, जैसा वो व्यापारी चाहेगा, ऐसा ही आपको खाद बीज अपनी फसल में इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको और समझो और बढ़िया तरीके से। जब जिस फसल के साथ में एग्रीमेंट हो गया व्यापारी के साथ में, ये मानो कि गन्ने का हो गया, क्योंकि ये तो पूरा इलाका गन्ने की बेल्ट है। मानो गन्ने की फसल का एग्रीमेंट हो गया और आपको लगे गन्ना बढ़िया है, तोड़ के खा लूंगा, नहीं खा सकूंगा। आपको लगे गन्ना यार अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, नहीं ले जा सकते क्योंकि एग्रीमेंट है ना। आपको लगे यार मेरे दोस्त आए हैं, ये बाबूजी आए हैं, नेताजी आए हैं, जरा एक गड्ढी इनको रख दो, गन्ने बच्चे खा लेंगे। नहीं, एक गन्ना भी दे नहीं सकोगे, एक गन्ना भी अपने बच्चों के लिए दे नहीं सकोगे। माना मक्का की खेती हो और लगे आप और हम तो खेत में 10 20 कुंगली तोड़ के और वहीं पे ढूंढ के चला जा बैठ के और पड़ोसी भी आओ खा लिया, यही हुआ ना। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद आप अपने बच्चों के लिए भी उस खेत में से, उस फसल में से एक भुट्टा भी, एक कुकड़ी भी लेके नहीं जा सकते हो। ये कानून है। इस कानून को लेके आए हैं मोदी जी। मतलब हमें अपने ही खेत में, खेत के कहने को मालिक, हम मालिक से मजदूर बना दिए और अपने ही खेत में हम कुछ नहीं ले सकते। ये कानून है।
ये कानून माननीय मोदी जी लेकर आए हैं। अब इसके आगे ये जो खाद, बीज, तकनीक और कीटनाशक व्यापारी जो आपको देगा, अपनी ही कीमत पर देगा, आपकी कीमत पर नहीं। जो उसने रेट तय कर रखे हैं उसी रेट पर देगा, आपके हिसाब से नहीं देगा। और इस देश में, मैं दुनिया की नहीं कहता, पर इस देश में किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ उगाता है उसके दाम वो तय नहीं करता, उसके दाम या तो सरकार तय करती है या उसे खरीदने वाला व्यापारी तय करता है। लेकिन किसान के अलावा जो और कोई भी कुछ भी चीज बनाता है उसके दाम वही तय करता है, उसको चीज को वही बेचता है। यह है विडंबना। तो हमें जो खाद देगा, बीज देगा, कीटनाशक देगा, वो व्यापारी अपनी कीमत पर देगा। इसका मतलब साफ कि हमारी खेती की जो लागत है वो खेती की लागत बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। खेती की लागत बढ़ जाएगी, और जब खेती की लागत बढ़ जाएगी तो किसानों की आय दुगनी कैसे हो जाएगी, बताना भाई। हाँ, हमारी फसल की कीमत बढ़े तब तो आय दुगनी हो सकती है, लेकिन लागत अगर बढ़ जाएगी तो आय दुगनी कैसे हो जाएगी। साथ में साथियों, अब इसके बाद में उसी एग्रीमेंट में एक और चीज लिखी जाएगी। उसी एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि इस फसल की कीमत क्या होगी, किस भाव से व्यापारी उससे फसल खरीदेगा। अब यहां पर एमएसपी को ध्यान करिए साथियों। एमएसपी जानते हैं ना आप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। वो एमएसपी अगर कानून भी बना दे सरकार, मैं आपसे सीधा पूछता हूं, अगर कल सरकार कानून भी बना दे और ये कानून लागू रहते हैं, ये कानून लागू भी रहते हैं और एमएसपी को सरकार कानून भी बना दे, तब भी एक किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? बहुत सीधा सा सवाल है। जब जो खेत में उगने वाली फसल है वो तय हो गई और उसकी कीमत भी व्यापारी और किसान के बीच में तय हो गई, तो एमएसपी कैसे मिलेगी आपको? जब दो लोगों के बीच में फसल की कीमत पहले ही तय हो गई, बोने से पहले, तो सरकारी एमएसपी कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। यही एक बड़ा भयानक षड्यंत्र है जो इस कानून के माध्यम से सरकार एमएसपी को खत्म करना चाहती है। तुम कितनी कोशिश कर लेना, ये कानून अगर रहेंगे, एमएसपी को कानून में बना देंगे, एक भी किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी। जो मोदी जी कहते हैं ना संसद में, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, कहीं नहीं रहेगी। और मोदी जी की बात और कुत्ते की लात में कोई फर्क नहीं है, इतना ही है। मोदी जी समझ रहे हैं कि हम नहीं जानते, लेकिन मोदी जी ये नहीं जानते, मोदी जी तुम तो अनपढ़ आदमी हो। अबे हम तो पढ़े लिखे, जाने हैं क्या देखा तुमने कानून में, ये है स्थिति, इसको समझने की जरूरत है। तो एमएसपी खत्म हो गई, नहीं होगी एमएसपी खत्म, पहले ही मिल नहीं रही। और तो और इससे बड़ा जुर्म क्या होगा, यही इसको समझाऊंगा एक मिनट में। इस देश के गन्ना किसानों का 15,683 करोड़ गन्ने का बकाया पड़ा है। आप सब गन्ने के किसान हैं, है नहीं है? सारे के सारे, यहां से लेकर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी है। बिहार में अब बेड़ा गर्क हो गया, नहीं तो वहां भी बहुत अच्छी गन्ने की फसल होती थी। तो किसानों का 15,683 करोड़ गन्ने का बकाया पड़ा है 2 साल का। और मोदी जी अपने लिए 20,000 करोड़ के 2 जहाज खरीद कर लाए हैं घूमने के लिए। अगर मोदी जी में जरा सी शर्म होती, मोदी जी अगर जनता की बात मानते या जनता के दुख दर्द से उन्हें जरा सा भी मतलब होता, तो 20,000 करोड़ के जहाज अपने लिए नहीं लाते, इन किसानों का बकाया सारा का सारा पहले भी चुकवाते। लेकिन किया नहीं मोदी जी ने। इसलिए मोदी जी जो कहते हैं करते उससे अलग है। अब इससे आगे आता हूं। ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट में एक चीज और लिखी जाएगी, जो फसल है उस फसल की जांच पड़ताल किस किस समय होगी। नंबर 1,
जब बोओगे तब होगी, नंबर 2 जब फसल बड़ी होगी तब होगी, और नंबर 3 जब फसल कट के जो व्यापारी है अपने गोदाम में ले जाएगा, उस गोदाम में ले जाने से पहले फिर जांच पड़ताल होगी। और अगर उस जांच पड़ताल के किसी भी स्तर पर जो चाहते हैं, वो जिस तरह की चाहते थे फसल जो एग्रीमेंट में लिखी, उसमें कहीं कोई कमी आई, और ये कमी आएगी, ये कमी आएगी, व्यापारी अपने हिसाब से करता है। मध्य प्रदेश का ही एक उदाहरण है, वहां पर तीसरी बार जब ले जाते हुए चेक करवाई व्यापारी ने फसल, तो उसे लेनी नहीं थी, इसलिए उसने कह दिया कि इस फसल में इस चीज की कमी है, मैं इसलिए नहीं लूंगा, ये फसल भैया आप अपने पास रखो। तो मर गया किसान, यानी एग्रीमेंट भी हो गया और सारी चीज उसने मेहनत भी करी, फिर भी किसान मर गया। ये चीज भी उस एग्रीमेंट में लिखी जाएगी, और इसके बाद एग्रीमेंट में यह भी लिखा जाएगा कि वो पैसा किसान को उसी फसल का कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीज उसमें लिखी जाएगी एग्रीमेंट में। और एक चीज और कि आपस में अगर विवाद हो जाए कि भाई ये जो बात कर रहे हो, कि कोई किसान कहने लगे भाई मैं तो इससे सहमत नहीं हूं, ये गलत है, एग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिखा, या व्यापारी कहने लगे आपस में कुछ झगड़ा होता है, कहां सुनी होती है, विवाद होता है, उसके लिए एक कमेटी समझौता समिति जो है उसकी भी उसी कानून में लिखी जाएगी कि ये लोग उस समझौता समिति में होंगे, विवाद होगा तो उसको ये सुलझाएंगे। अब एक एक करके आता हूं साथियों, एक मिनट को ये मानिए कि जब इस देश की सारी जमीन जो किसानों के पास है, उस जमीन में होने वाली पैदावार का समझौता व्यापारियों से हो गया, तो फसल जब तैयार होकर आएगी, सारी फसलें व्यापारी अपने गोदाम में ले जाएंगे ना। अब ध्यान करो, वो जो कानून हटाया ना, जो सीमा लगा रखी थी, अनाज, आलू, प्याज, चावल, दलहन, तिलहन कि अब कितने भी आप स्टॉक कर सकते हो, इसलिए बनाया गया था, इसलिए हटाया गया था कि जब सारी फसल आए तो व्यापारी पर कहीं किसी तरह की रोक ना हो, सारी फसल को अपने गोदाम में ले जाए। एक मिनट को आप सोचो जरा, लोग कहते हैं कि नहीं ये सिर्फ कल्पना है, कल्पना नहीं है। या जितने भी पढ़े लिखे साथी हैं, मैं उनसे एक सवाल करूं, अगर 2 जमा 2 आगे 4 ना लिखा हो तो आप समझ ही जाओगे ना कि 2 जमा 2 का मतलब है 4, बेशक मत लिखो। अगर 2 माइनस 2 यानी 2 ऋण 2 लिखा हो तो आप समझ जाओगे ना इसका मतलब क्या है, 0, 0। 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। इस कानून में मोदी जी ये तो बताते कि बहुत बढ़िया कानून है, मोदी जी ये नहीं बताते कानून क्या है, कभी नहीं बताते यार बढ़िया क्या है, घटिया क्या है, लोगों को आप बताओ ना, लोग अपने आप तय कर लेंगे कि ये उनके लिए बढ़िया है या नहीं है। तुम कौन होते हो तय करने वाले, लोगों को तय करने दो। तो मैं बताता हूं, जब सारा अनाज खेतों में उगने वाला व्यापारियों के गोदामों में पहुंच गया, तो सरकार के पास जो हर साल राशन की 5 लाख दुकानों के लिए अनाज खरीदती है, उसके लिए अनाज कहां से आवेगा? बताओ, मोदी जी से पूछो कहां से आवेगा। और ये 5 लाख राशन की दुकानें इस देश के 82 करोड़ लोगों को कम कीमत पर, यानी 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज उपलब्ध कराती है। इनके लिए अनाज कहां से आएगा? इनके लिए अनाज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना। आ रहा समझ में सबके? हाथ उठाकर बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने, संसद ने 2013 में कानून बनाया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। मतलब उस कानून के तहत इस देश की जो 82 करोड़ गरीब जनता है, उस जनता को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने की व्यवस्था की थी, क्योंकि इस देश के लोग गरीब हैं।
उनके भले के लिए वो मर ना जाए, उनके लिए कानून बनाया। लेकिन मोदी जी को उसका ध्यान नहीं है। आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, बाबा चिंता नहीं करो, यही हूं मैं, अभी नहीं, अभी बड़ा बात करें मोदी। तो उन कानूनों का जो 82 करोड़ गरीब हैं, इसका मतलब सरकार ने केवल किसानों को नहीं मारा, एक ही झटके में एमएसपी खत्म कर दी और इसी कानून से इस देश के 82 करोड़ लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया। यह है कानून। यह कानून अच्छा है क्या? बताइए हाथी का क्या अच्छा है? मैं समझता हूं मोदी सरकार को देख लेना चाहिए। मीडिया के साथियों से निवेदन है, इसे भी दिखा देना भैया, क्योंकि आप गोदी मीडिया तो नहीं होगे कम से कम, इसलिए तो आप उन्हें दिखा देना भाई। तो सरकार ने एक कानून से 14 करोड़ 64 लाख किसानों को मार दिया और 82 करोड़ गरीब लोगों को मार दिया। मैं 82 करोड़ क्यों कह रहा हूं? कोरोना के काल में जब पूरे देश को बंद कर रखा था मोदी जी ने, आपको ध्यान है मोदी जी ने कहा था नवंबर तक इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना सरकार देगी। इसका मतलब सरकार मानती है देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज। तो आप थोड़ा सा पीछे आइए, एक तो 14 करोड़ किसान, 82 करोड़ गरीब और मजदूर, 5 लाख राशन की दुकान खात्मा, और साथ में जो व्यापारी कोई बीज बेचता है, कोई खाद बेचता है, कोई मशीन बेचता है, कोई कीटनाशक बेचता है, जब वो व्यापारी आपको दे देगा तो ये व्यापारी नहीं मर जाएंगे, इनकी दुकान बंद नहीं हो जाएगी? बताइए आप, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। जब एक व्यापारी ही आपको देगा तो ये जितने भी छोटे व्यापारी हैं इन सबका खात्मा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत आलिया। मैं अभी 5 मिनट में ये सारी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मंच का कि मुझे पूरा समय दिया है बोलने का, आभारी हूं आपका। लेकिन यह वादा करता हूं आप लोग अगर ये कानून आपकी समझ में आ रहा है जैसे मैं बता रहा हूं, तो आप समझ जाएंगे कि ये बीजेपी सरकार, ये मोदी सरकार इस देश को किस तरह से तबाह करने पर तुली हुई है। और मैं आपसे कह रहा हूं जब तक इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकोगे तुम्हारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। अब आगे साथियों, अब साथियों एक चीज और, जब सारा अनाज व्यापारियों के गोदाम में चला जाएगा तो इस देश का व्यापारी और बड़ा व्यापारी अपने लिए जीता है, आम लोगों के लिए नहीं जीता। मेरा अब तक का तजुर्बा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिंदा है, किसी और के लिए नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, खत्म करता हूं। तो वो जो व्यापारी है जब अनाज उसके गोदाम में चला जाएगा वो तब निकालेगा जब उसकी कीमत बढ़ेगी, और कीमत में वही बढ़ाएगा, कीमत में वही बढ़ाएगा। तो जब वो कीमत बढ़ाएगा तो बाकी जो जनता है, क्या उस जनता को अनाज सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा? जो 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए किलो अनाज है, वही अनाज 100 रुपए 125 रुपए 150 रुपए किलो मिलेगा। ये इसलिए है, एक चीज और बता देता हूं, आप और हम जो अपने खेत में पैदा करते हैं ना, जब तक वो हमारे खेत में है वो चीज 100 रुपए की है। जैसे ही हमारे खेत से उठ के व्यापारी के गोदाम में चली गई, सिर्फ जाने से ही वो फसल, वो अनाज 210 रुपए का हो जाता है। सिर्फ यहां से गोदाम में पहुंचने में आपने 6 महीने लगाए, आपने 4 महीने लगाए फसल पैदा करने में 100 रुपए की, और व्यापारी यहां से उठा के ले गया नोटों के बल पे 210 रुपए की। यह है हाल जो है यहाँ का सारा। इसलिए साथियों, तो जो गरीब है वो मरेगा, जो चुप बैठे हैं वो मरेंगे। और एक बात आखिर में साथियों, बहुत दुकानें आपने देखी होंगी, बीबी नगर में बड़ी दुकानें खुली, बुलंदशहर में बड़ी दुकानें हैं, हर शहर में दुकानें हैं, हर तरह की दुकानें हैं, कपड़ों की, जो जनरल स्टोर है उसकी, हर तरह की दुकानें हैं। जब इस देश में 120 करोड़ लोग 120 करोड़ लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, उस समय क्या इन दुकानों पर कोई खरीद नहीं जा सकेगा जब जेब में पैसा ही नहीं है? कहां से जाएगा? इसका मतलब ये दुकानें सब ताले लग जाएंगे, चाहे आपकी हो या किसी की हो। यह है कानून जिसे मोदी जी लेकर आए हैं।
और इसमें भी सबसे खतरनाक स्थिति यह है, आप अदालत में नहीं जा सकते। मतलब जो एसडीएम, जो एडीएम, जो कलेक्टर इस कानून के तरह जब कोई विवाद होगा उसमें जो फैसला कर देगा वही फाइनल है। आप इसके लिए अदालत में नहीं जा सकेंगे। और धारा 18 में मोदी जी ने लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उसका कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, एसडीएम, एडीएम, डीएम, इनमें से किसी चीज के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा। उसके खिलाफ ना कोई क्रिमिनल केस होगा, ना कोई सिविल सूट होगा, ना ही किसी तरह की कानूनी कार्रवाई होगी। यह है कानून। बार बार मुझे कहा जा रहा इशारा, और सही भी है, मंच पर और साथियों को बोलना है, बात और है, लेकिन संक्षेप में यह है कानून। अगर आप समझते हो यह सही है तो आप सरकार का साथ दीजिए, और अगर समझते हो गलत है तो अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे देश में जहां जहां भी लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, आपके साथ हर आदमी खड़ा होगा, पूरी ताकत से खड़ा होगा, और एक दिन हम सब ये लड़ाई जीत कर ही आएंगे। उससे कम पे कोई नहीं है। मोदी जी कितनी भी कोशिश कर ले, मोदी जी को हारना पड़ेगा। और साथ में एक आखिरी बात, रिलायंस यानी अंबानी, अडानी और लाला रामदेव, इनके जितने उत्पादन हैं इनका बहिष्कार करो। हो सके तो अपने घर के टेलीविजन में 1 साल के लिए ताला लगा दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद वकील साहब। मैं सभी भाइयों को, किसान बिरादरी के सरदारों का दोबारा परिचय करा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं और इनका नाम है भानु प्रताप सिंह जी। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। वकील साहब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बता दूं, मैं आपका ही हूं। बुलंदशहर जिले में वीरखेड़ा गांव है, वो मेरा गांव है। मेरी जमीन जायदाद आज वहां भी, आज भी है वहां पर। तो मैं आपका अपना हूं, लेकिन किसी भी हालत में कानूनी मुद्दे पर आपको कमजोर नहीं पड़ने दूंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान यूनियन इधर से आवाज सुनो।